तो जिस मर्म की आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं वह है क्षिप्र मर्म। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि जो मर्मों को स्टडी हम करते हैं तो उसका क्लासिफिकेशन किया गया है 5 टाइप से। 5 तरीके का क्लासिफिकेशन है। तो कोई भी मर्म है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनता है तो वो इसी बात पे बनता है कि वो किस टाइप का मर्म है, उससे एक क्वेश्चन बन जाता है। 5 उसके जो टाइप्स हैं और ये क्षिप्र मर्म है तो वो 5 बातें इसकी याद होनी चाहिए। मतलब रचना भेद से वो क्या है और आघात परिणाम। तो रचना भेद का मतलब है कि स्ट्रक्चरली मतलब टिश्यू कौन सा इन्वॉल्व है। अगर उसको आज की लैंग्वेज में कहेंगे तो कहेंगे टिश्यू कौन सा इन्वॉल्व है, स्ट्रक्चर कौन सा इन्वॉल्व है जो डोमिनेट कर रहा है। वैसे मर्म की डेफिनेशन में ये बताया गया कि 5 ही चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं और उस अध्याय को आप पढ़ें तो कुछ जगह पे ये लिखा है कि 3, 4 और 2 भी डोमिनेट कर रहे हैं, कि मतलब 5 चीज़ें नहीं हैं। सुश्रुत ने इस बात को लिखा है। तो वो आगे की बातें हैं, लेकिन यहाँ पर बात है कि 5 तरीके का क्लासिफिकेशन है तो हर टाइप से और उस पर क्वेश्चन बन जाता है। जैसे क्षिप्र मर्म है तो रचना के अनुसार स्नायु मर्म है तो ऑप्शन में 5 चीज़ें लग गई, मांसशिरा, स्नायु, अस्थि संधि और धमनी। भट्ट ने जो बात बताई कि मतलब धमनी मर्म जोड़ दिया तो वो 6 चीज़ों में से ऑप्शन हो सकता है और आपको उस पर टिक लगाना है। सिंपल बात। तो ये बहुत ही जो कठिनाई का स्तर होता है क्वेश्चंस का, तो उसमें लोएस्ट लेवल का ये क्वेश्चन है। क्योंकि आजकल टीचिंग में भी ये बात आई है कि जो है मतलब लोएस्ट और मीडियम और हार्ड, मतलब इजी क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन के हिसाब से रखा जाए और उसकी परसेंटेज भी फिक्स की गई है कि एग्ज़ाम में उतने % क्वेश्चन इस तरीके के दिए जाएं। तो ये इजीएस्ट क्वेश्चन है मर्म पे अगर बनता है तो उसमें आप स्नायु मर्म पे टिक लगाएंगे। और मैंने पहले भी बताया था कि मर्म के 2-3 क्वेश्चन आते हैं एमडी इंट्रेंस में और लेक्चरशिप और जितनी भी चीज़ें हैं कम से कम, और उससे ज़्यादा 4-5 भी आ सकते हैं। तो ये बात एक हुई। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है कि उसका परिमाप, समझ रहे, परिमाप और परिणाम, ये 2 बातें हैं। परिमाप का मतलब होता है कि मेज़रमेंट, साइज। तो यहाँ पे साइज ये लिखा कि आधा अंगुल है, 1 अंगुल है, 2 अंगुल है, 3 अंगुल है कि 4 अंगुल है। तो ये ऑप्शंस हुए, तो आपको उस पर टिक लगाना है, ठीक है। और उसके बाद है कि परिणाम भेद से, परिणाम भेद का मतलब है कि इंजरी रिजल्ट्स या प्राग्नोस्टिक वैल्यू उसकी क्या है, प्राग्नोसिस अगर अंग्रेजी में कहेंगे तो वो कालांतर प्राणहार मर्म है। कालांतर प्राणहार का मर्म का मतलब कि 2 हफ्ते के से 1 महीने के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। अब वो चीज़ ये बताती है कि पहले तो वो ये चीज़ नहीं थी, ये केवल ऑब्जर्वेशन था, लेकिन आज के वक्त पे ये माना जा रहा है और जाना जा रहा है कि इन्फेक्शन होता है और उसको 2 हफ्ते का टाइम जनरली लगता है। तरह तरह के इन्फेक्शन हैं तो 2 हफ्ते का टाइम ले लेता है वो। और इस क्षिप्र मर्म के रेफरेंस में है टिटनेस, क्योंकि इसके जो लक्षण बताए गए कि आघात के उपरांत, अभी डिटेल में हम आगे बात करेंगे, तो कौन से लक्षण आते हैं। तो कन्वल्जन आते हैं, आक्षेप। तो कन्वल्जन किस डिसीज़ का, अब जब मॉडर्न से कंपेयर करते हैं तो वो टिटनेस का है और उससे मृत्यु हो जाती है। तो टिटनेस आज भी होती है, तो टिटनेस का टीका लगवाया जाता है। वैक्सीनेशन टीके का मतलब, और 24 घंटे के अंदर लगवा लेना चाहिए इंजरी के बाद। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप लोगों को जानना चाहिए, आपने छोटी क्लास में शायद पढ़ा भी होगा, कि जहाँ पे घोड़े पाए जाते हैं वहाँ पे टिटनेस ज़्यादा होता है। तो ये भी होता है कि प्रेवलेंस कहाँ पे ज़्यादा होती है किसी भी डिसीज़ की। तो पहले इन सब चीज़ों को यूज़ करते थे, सबके पास जानवर होते थे, घुड़साल भी होता था। और क्रीज़, ये जो आप देख रहे हैं, जैसे ऊपर की बात अभी वर्षा ने बताई, तो ऐसे ये थंब का ये इतना सा पार्ट लीजिए और ऐसे रख दीजिए, समझ रहे हैं, और यहाँ पे पॉइंट आया तो ये अपर लिम्ब का मर्म यहाँ पर है, क्षिप्र मर्म। तो इसी के ऊपर प्रेशर देना है
तो 0.8 सेकेंड के इंटरवल पे प्रेशर देते हैं, और जितना वो सहन कर सके मर्म चिकित्सा में। ये मैंने बताया कि मर्म चिकित्सा, क्योंकि आज जो है उसका एप्लीकेशन चेंज हो चुका है। पहले तो ये कहा होगा मार्यन्तिति मर्माणि, डेफिनेशन नहीं है, निरुक्ति है, लेकिन आज जो है उसको हम लोगों ने चेंज कर लिया है इस डिपार्टमेंट में, कहा है जीवन्तिति मर्माणि, जिससे जीवन मिलता है। क्योंकि ये मर्म की डेफिनेशन में बताया गया कि जहाँ से प्राण निकल जाते हैं, प्राण विशेष रूप से रहते हैं, और जहाँ से प्राण निकल जाते हैं वो मर्म स्थल है। क्योंकि आघात हुआ, प्राण वहाँ से निकल गए तो मृत्यु हो जाती है। तो उसी का जस्ट अपोजिट हो सकता है। ये दरवाज़ा है, इससे जो है प्राण निकल रहे हैं, तो इसी से प्राण की एंट्री देंगे। हमको एक जो चिकित्सक है उसको प्राण को इंट्रोड्यूस करना है बॉडी में, तो उसी माध्यम से वो देगा। तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल अभी भी देखा जा रहा है, जैसे नाभि मर्म जो हमने रिसर्च कराई, तो नाभि मर्म पे टॉपिक तीर्थराज को दिया था, फिर उसके बाद जो है अलका गुप्ता ने किया, और कूरपर मर्म पे डॉक्टर आशुतोष पाठक ने किया, और जानु मर्म पे डॉक्टर वर्षा जी का है काम, और गुल्फ मर्म पे काम है प्रियंका गुप्ता का, और आपको तल हृदय मर्म दिया गया है। तो शिवांगी को तल हृदय मर्म दिया है, और भी कुछ लोगों को मर्मों के टॉपिक दिए गए हैं जो नॉन मेडिको हैं, तो उनको कुछ और चीज़ से रिलेटेड। और रुजाकर मर्म है डॉक्टर साहब का, रुजाकर मर्म इनको दिए हैं। आपको कौन से मर्म दिए? हाँ, पृष्ठगत मर्म, तो बॉडी में जो बैक में हैं उन मर्मों को कर रहे हैं मीना जी। तो ये रिसर्च है, और रिसर्च वो चीज़ है कि मतलब हमें कोई नई चीज़ बतानी या पुरानी चीज़ को एस्टेब्लिश करना है, क्योंकि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, डाटा नहीं है कि ये करने से इतने % लाभ होता है। और आज साइंस यही कहती है कि आपने दवा दी, उसकी डोज कितनी होगी, और किस एज ग्रुप पे होगी, और कितनी देर करें, सुबह शाम दोपहर करें कि 4 बार करें कि 3 बार कि 1 बार से काम चल जाएगा, और तब उसका रिजल्ट क्या है। तो रिसर्च में यही चीज़ पता करनी है। तो अलग अलग टॉपिक थे, जब वो टॉपिक आते हैं तो हम उनकी बात करते हैं। तो अभी तो क्षिप्र मर्म किसी को टॉपिक नहीं अलाट है, तो क्षिप्र मर्म की बात कर रहे हैं। तो परिणाम भेद से ये कालांतर प्राणहर मर्म है। और जो स्थान की बात आई कि अंगुष्ठ, अंगुल, मध्यस्थम, तो ये अंगूठा है और ये अंगुली है, इंडेक्स फिंगर, इन दोनों के बीच में। तो ऐसे ही जो है आप जब लोअर लिम्ब में जाएंगे तो ग्रेट टो, और उसके बगल में जो फिंगर है, समझ रहे हैं, तो उसके बीच में उसका स्थान है। उसके मध्य में है क्षिप्रम आक्षेप मरणम, तो क्षिप्र नाम दे दिया गया, क्षिप्र मर्म है, और आक्षेप संधि है वहाँ पे, तो आक्षेप होता है। आक्षेप जो है संस्कृत का टर्म है, और उसको इंग्लिश में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो वो है कन्वल्जन। तो कन्वल्जन्स होते हैं, और जिससे कि मृत्यु होती है। ये बात जो है अष्टांग हृदय शारीर का ये श्लोक है, उससे पहले के वर्षा जी ने दिखाए। तो ये हिंदी में वही बात लिखी है कि पाँव के अंगूठे और समीपवर्ती अंगुली के बीच में क्षिप्र नामक मर्म है। वहाँ पर विद्ध होने से मनुष्य की मृत्यु आक्षेप से होती है, और इसको चिकित्सा में भी प्रयोग किया जा रहा है कि मतलब, और ख़ास करके इनका जो एप्लीकेशंस हो रहा है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, मस्कुलर डिसऑर्डर्स में, और जॉइंट पेन्स में विशेष लाभ इनसे मिल रहे हैं। तो इन डिसीजेस पे रिसर्च चल रही है, और इन्हीं के ऊपर जो मर्म चिकित्सा कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से वो चिकित्सा कर रहे हैं। अब ये अरुण दत्त की टीका है, जिसको पढ़ें आप। तो उसमें देखिए लास्ट लाइन इम्पॉर्टेंट, आक्षेप आख्येन वात व्याधि नाम मार्यति। तो आक्षेप जो है उसकी आख्या करें, मतलब उसकी डिटेल करें, तो उसको वात व्याधि के अंतर्गत ही आता है।
समझ रहे हैं? वात व्याधि को जो हमने उससे पहले भी क्लास में कभी पढ़ाया होगा कि वा गति गंधनियों शब्द से बना है, तो गति माने होता है सारी मोटर एक्टिविटीज़, और मोटर एक्टिविटीज़ जो है मोटर नर्व्स के हेडिंग के अंदर आती हैं, और गंधन शब्द है गति गंधनियों, निरुक्ति जो है बात की, और गंधन माने होता है कि स्मेल, तो स्मेल से और यो शब्द लगाए तो मतलब सभी, तो ऑल सेंसरी जो स्मेल है इट इज़ सेंसरी, सेंस है ये, तो सेंसरी नर्व्स, तो मोटर नर्व्स एंड सेंसरी नर्व्स मीन्स द होल नर्वस सिस्टम इज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द वात। तो वात के अंदर ही सारा आता है, उसके अतिरिक्त भी चीज़ें आती हैं, तो सारा नर्वस सिस्टम जो है वो वात के अंदर ही है। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, नर्वस सिस्टम का जो डिस्टर्बेंस है, पैथोलॉजी है, वो होती है, ये चीज़ यहाँ पे बताई, और उससे आक्षेप होता है ना, और उससे मृत्यु होती है, क्योंकि तद विविधम, उसके विद्ध होने से आक्षेप मरणम, कन्वर्जन और डेथ, ये बात जो है अरुणदत्त ने कही। इसको पढ़ लें। और ये अष्टांग संग्रह है, इसको भी श्लोक को पढ़ें। अंगुलियोर मध्य क्षिप्रम तत्राक्षेप केन मरणम, मीनिंग वही, क्योंकि एक चीज़ जैसे बोल लिखने को दी जाए तो हम जो चीज़ मीनिंग वही होता है, और हर स्टूडेंट उस क्वेश्चन को लिखता है तो अपनी भाषा में लिखता है, तो शब्दों का थोड़ा हेर फेर होता है, लेकिन मीनिंग जो उसका है वो सेम है। जब सेम नहीं होगा तो उस जगह को हाईलाइट करेंगे, बताएंगे कि क्या है। इसको भी पढ़ लें। इसको भी पढ़ें, जो मैंने जितना बोला है वही बात यहाँ लिखी गई है। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे बताई कि क्षिप्र मर्म और तल हृदय मर्म के बारे में ये कहा गया है कि इनमें ब्लीडिंग भी ज़्यादा हो जाती है। तो ब्लीडिंग होने से हेमरेज से जो है हाइपोवॉलमिक शॉक, डेथ जो है 3 तरीके से होती है ज़्यादातर, जैसे मर्म के ऊपर अपघात होने से। तो एक है कि हेमरेज हो जाता है, जैसे ही कोई जो है वेसल का इन्वॉल्वमेंट होता है, चाहे वो आर्टरी हो चाहे वेन हो, तो वहाँ पे ब्लड लॉस होता है। और जब ब्लड लॉस होता है तो एवरेज जो ब्लड है बॉडी में 5 लीटर, उससे कम हो जाता है। और ये एक पैक्ड जो है एक टंकी है 5 लीटर की, और उसमें ट्यूब लगी हुई हैं, जैसे इस बिल्डिंग पे लगा दिया जाए तो यहाँ की जो पानी की सप्लाई है फ्लूइड की, वो तो एक साइड से ओपन हो जाती है, लेकिन यहाँ ओपन नहीं है, ये पैक्ड सिस्टम है, ट्यूब लगी हुई हैं। और जब वो कोई भी जहाँ से कट हो जाती है तो वहीं से बहने लगती है, वहाँ से बॉडी से बाहर आ जाता है। और जैसे ही बॉडी से बाहर आता है तो कितना अमाउंट आया, तो एक स्तर तक के अमाउंट को तो बॉडी जो है सहन कर लेती है, और उससे ज़्यादा पे शॉक हो जाता है, और उससे ज़्यादा होने पे डेथ हो जाती है। समझ रहे हैं? तो पहला जो एक ये फैक्टर हुआ, और दूसरा जो फैक्टर है डेथ का वो है न्यूरोजेनिक शॉक। तो नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है, और बहुत सी जगहों पे वैगस नर्व का होता है। और जो है न्यूरोजेनिक में ये समझें कि कोई भी आपको एक सामान्य, ये आपने सुना भी होगा कि किसी को कोई ऐसी सूचना दी और केवल कुछ नहीं इंजरी की, केवल सूचना मात्र से अगर उसका बहुत अटैचमेंट है तो उसकी डेथ हो जाती है। कि भगवान राम जो है वनवास गए और वो चले गए, जैसे ही उन्होंने बाउंड्री छोड़ी और दशरथ के पास न्यूज आई, दशरथ एक्सपायर्ड। तो आपका कितना अटैचमेंट है, और ऐसी कोई दुर्घटना या वो न्यूज है तो उसका ये साइड इफ़ेक्ट आता है। और ये देखा भी गया कि घरों में जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो लोग जो है कोमा में चले जाते हैं। तो ये दैट इज़ द न्यूरोजेनिक शॉक, नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। समझ रहे हैं?
तो दूसरी बात वो हुई, तो ये नर्वस सिस्टम की डिसऑर्डर्स ही है जो तीसरी बात है जिससे डेथ होती है वो है सेप्टिसीमिया, कि कोई भी तरीके का इन्फेक्शन हुआ और वो इन्फेक्शन से सेप्टिक हुआ और उससे डेथ हुई। तो 3 मेन मेजर काज हैं। तो पहला इसमें जो काज आ रहा है वो है कन्वर्जन एंड टिटनेस, और छिद्र और तल हृदय मर्म के लिए ये कहा गया कि उसमें अगर कोई बड़ी आर्टरी या वेन कट हो जाती है और ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो हेमरेज हो जाता है, और वो दोनों ही मर्म जो है सद्य प्राणहार मर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सद्य प्राणहार मर्म में 1 हफ्ते के अंदर डेथ हो जाती है तुरंत से लेकर के। तो अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो आपको ये समझना है कि तीनों चीज़ें को किस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट, और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तीनों का अलग है क्योंकि चिकित्सा अलग है। तो अभी जब आप बड़ी क्लास में पहुँचेंगे तब उस बात को समझेंगे और ट्रीटमेंट को भी करना सीखेंगे। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट काज के ऊपर डिपेंड करता है, हर चीज़ का एक ही ट्रीटमेंट नहीं होता। पढ़ लें कि जब रक्तस्रावजन्य आक्षेप होता है तब मृत्यु तत्काल होगी, और जब धनुर्वात यानी कि टिटनेस के जीवाणु के कारण होगा उपसर्ग तो कुछ दिनों बाद होगी। और हाथों और पैरों की चोटों में ज़्यादातर ये देखा गया है कि टिटनेस हो जाती है, क्योंकि जो खेतों में काम करते थे और या जानवरों के साथ में हैं तो उसका मल उठा रहे हैं, तो ये जो क्रीज़ हैं यहाँ पे आप अपने भी देख सकते हैं, तो उसी में डस्ट रह जाती है और डस्ट के साथ ही वो इन्फेक्शन हो गया, समझ रहे हैं, और वो उसमें रह गया और इन्फेक्टेड हो गया, और कुछ दिनों बाद उसमें और इंजरी है ही तो ब्लड बॉडी में सर्कुलेट कर गया और डेथ। तो दिस इज़ द मतलब सामान्य और सबसे सरलतम भाषा में मैंने बताया कि पैथोलॉजी कैसे होती है, क्योंकि अलाइड सब्जेक्ट के लोग भी बैठे हैं वो समझ सकें, तो हम बहुत ही साधारण भाषा में अपनी बात को रख रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट इंटरमेटाटार्सल स्पेस है वहाँ पर ये मर्म है, और वहाँ पे स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी है, तो वहाँ वेन भी होती है उसी नाम की। जहाँ पे अगर कोई नाम नहीं लिखा है तो समझिए उसी नाम की वेन होगी, और जब स्पेसिफिकली लिख देते हैं तो वो नाम बदल के होता है, तो वो एनाटमी थोड़ी चेंज हो रही होती है वहाँ पे, तब उसका नाम लिखा रहता है, समझ रहे हैं। और नर्व की बात जब हम कर रहे हैं तो डीप पेरोनियल नर्व उसकी ब्रांच वहाँ पे आ रही होती है। तो अब हम रीजनल एनाटमी की बात करते हैं। तो वो तो मेन हमने बताई कि आर्टरी है तो कौन सी है, नर्व है तो कौन सी है, जो ज़्यादातर डोमिनेट करने की वजह से ऐसा होता है। लेकिन रीजनल एनाटमी इसलिए है कि चाहे वो कहीं का भी मर्म हो, समझ रहे हैं, तो उस रीजन में जो जो स्ट्रक्चर्स हैं, तो एनाटमी के हिसाब से पहले स्किन होती है, सुपरफिशियल फेशिया होता है, डीप फेशिया होता है, आर्टरी होगी, नर्व होगी, और वेन होगी, लिम्फेटिक्स होंगे, और मसल्स होंगी, और बोन होंगी। यही है स्ट्रक्चर। जब डिसेक्शन करते हैं यही दिखती हैं। तो उस रीजन में कौन कौन सी हैं, जिस जगह पे वो मर्म बताया गया है वो जानना ज़रूरी है। और इंजरी होती है तो अब आजकल तो स्पेशलाइजेशन है, तो हर केस में ये अलग चीज़ होती है कि उसमें से कितनी चीज़ों में जो है पैथोलॉजी हुई है, उतनी चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। खाली एक लिख दिया कि नर्व, और लेकिन वहाँ तो मसल भी है, टेंडन भी है, और वो भी इंजर्ड है, और आपने केवल एक चीज़ का इलाज किया तो रिज़ल्ट पूरा नहीं मिलेगा, फिर से सर्जरी होगी। तो इसीलिए जब इनकम्प्लीट नॉलेज से ट्रीटमेंट होता है, और इनकम्प्लीट नॉलेज तब होती है जब लोग क्लास अटेंड नहीं करते हैं। तो ये हमने स्ट्रक्चर्स यहाँ पे लिखे हैं कि कौन कौन से टेंडन है। तो टेंडन ऑफ एडक्टर हॉलिसिस मसल है, फर्स्ट डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी है, टेंडन ऑफ एक्सटेंसर हॉलिसिस ब्रेविस मसल है, और टेंडन ऑफ फ्लेक्सर हॉलिसिस ब्रेविस मसल, फर्स्ट डॉर्सल इंट्रोसियस मसल, ब्रांच ऑफ मीडियल प्लंटर नर्व, ब्रांचेस ऑफ मीडियल प्लंटर आर्टरी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो जब हम उसको करेंगे
एग्ज़ामिन करेंगे पेशेंट को, तो इन सारे स्ट्रक्चर्स को एग्ज़ामिन करेंगे। इसलिए यहाँ पे ये बताया गया कि खाली एक चीज़ भी हो सकती है कि रप्चर हुई हो, इंजर्ड हुई हो, और सारे भी हो सकते हैं, और उसमें से कितने हुए उतनों का ट्रीटमेंट आपको देना है, तब आप बेस्ट फिजिशियन या बेस्ट सर्जन हैं। इसलिए वो स्लाइड लगी थी। तो अब इसको पढ़ें, एनाटॉमिकल और द साइट और द सरफेस एनाटॉमी। तो हर एक टॉपिक का जो मर्म है तो उसके सरफेस एनाटॉमी पता होनी चाहिए। सरफेस एनाटॉमी मीन्स अंग रेखांकन, कि मतलब बॉडी पे किस जगह लाइन आप ड्रा करें या उंगली रखें, तो वो चीज़ वहाँ पर है, ये चीज़। तो छिप्र मर्म इज़ प्रेजेंट इन द स्पेस almost near the apex of the web, present in between the first and second metatarsals of big toe and second toe of the foot। समझ रहे हैं, जो मैंने अभी उससे पहले बताया था। छिप्र मर्म इज बेटर फेल्ट ऑन द डॉर्सल पार्ट ऑफ द फुट, प्लंटर पे नहीं। समझ रहे हैं, तो ये जो सरफेस है, ऐसे ही पैर में ऊपर वाली जो सरफेस है, दैट इज़ द डॉर्सल सरफेस, और प्लंटर है, सोल को बोलते हैं प्लंटर, है ना। जहाँ पे जूते या चप्पल का सोल है, तो उस जो उसको टच कर रहा है तो वो प्लंटर सरफेस है, जो मैंने बताया भी था पहले भी ये चीज़। और स्लाइटली एडक्ट सेपरेट द टो एंड सेकेंड टो सो दैट द स्पेस बिटवीन दीज इज़ वाइडेंट। दोनों को फैलाएंगे, दोनों को पकड़ा, थोड़ा सा फैलाया, ये बात लिखी। मूव योर हैंड बाय पैल्पेटिंग विथ फिंगर्स इन द इंटरटार्सल रीजन from the space of tarsal articulation towards the distal tip. Apply little pressure and observe into the space where a point is relatively tender। जहाँ पे मर्म होता है वो थोड़ा सा टेंडर होता है, दूसरी जगह उतनी टेंडरनेस नहीं होती है, वहाँ हल्का पेन कंपैरेटिवली ज़्यादा फील होता है, तो उसकी वो पहचान हो जाती है और फिर उसी जगह पे चिकित्सा करनी है। जैसे क्योंकि हमने बताया कि जो अब हम लोग का जो सेकंड वे है कि हम उससे रोग ठीक कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमको वो और करना कहाँ है, और कर आप कहीं और रहे और कह रहे मर्म चिकित्सा कर रहे हैं, तो कुछ नहीं कर रहे, क्वैकरी कर रहे हैं और पेशेंट का टाइम किल कर रहे हैं और उसका नुकसान कराएंगे। तो एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक्सपर्ट तभी बनेगा जब एक्सपर्ट गुरु से और क्लास में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पाएगा। थ्योरी की मेडिकल साइंस में उतनी वैल्यू नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये मैंने सरफेस मार्किंग और उसका प्लेस को पहचानने का तरीका बताया। अब ये छिप्र मर्म है, देखिए यहाँ पे देखिए, तो लाइट पिछली बार मैंने यूज़ की थी, तो लाइट से उतना वीडियो पे देखने में नहीं आ रहा है, क्योंकि साथ साथ वीडियो बन रहा है, समझ रहे हैं। तो पिछली बार थोड़ी साउंड कम थी क्योंकि वायर यूज़ नहीं किया गया था, अब वायर यूज़ किया जा रहा है। तो वायर यूज़ करते ही उसमें फुल जो हम बोल रहे हैं ना, वैसे ही कंप्लीट साउंड जाएगी उतनी, उससे पिच से और उससे। तो यहाँ पर देखिए ये है, ये गोला सा बना है, यहाँ देखिए ये है छिप्र मर्म। अब ये जो हिंदी नहीं जानते, ये उनके लिए इंग्लिश में कि एटोमोलॉजिकली छिप्र मीन्स होता है क्विक, मतलब जल्दी से, तो शीघ्रता से मृत्यु हो जाती है, इसलिए जो है छिप्र शब्द यूज किया गया, समझ रहे। स्पीडली रीजन है लिम्स, तो अपर लिम एंड लोअर लिम, इसलिए 4 है, तो 4, 2 इन अपर लिम एंड 2 इन लोअर लिम नंबर। तो ये वो ये हेडिंग आ गई जिस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, जो अभी मैं पहले चर्चा कर रहा था। तो प्रेजेंटेशन का वो वे है, वो हिंदी में प्रेजेंटेशन था, या इंग्लिश में प्रेजेंटेशन है, और टीचर एक ही है। मेजरमेंट, साइज, परिविस्तार या परिमाप। परिविस्तार भी टर्म उसके लिए यूज़ होता है, हाफ फिंगर अबाउट 1 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। एंड स्ट्रक्चरल एनाटमी, जैसा मैंने अभी बताया था, तो स्ट्रक्चरल एनाटमी है, रचना भेद है स्नायु मर्म, और प्रोग्नोस्टिक स्टेटस परिणाम भेद मैंने टर्म यूज़ किया था, इनको सबको ऐसे याद कर लीजिए। कालांतर प्राणहर मर्म, इंजरी रिजल्ट्स, इंजरी रिजल्ट्स का मतलब आघात का परिणाम कि लक्षण क्या उत्पन्न होता है। दोनों चीज़ में थोड़ा बेस
हल्का सा अंतर है। प्रोग्नोस्टिक स्टेटस तो 5 तरीके का जो क्लासिफिकेशन बताया वो, और जो इंजरी रिजल्ट्स है, इंजरी रिजल्ट्स में वो है कि लक्षण क्या उत्पन्न होता है, आघात हुआ और कौन सा लक्षण आएगा और जिससे डेथ होगी या विकलांगता उत्पन्न होगी, इस हेडिंग में वो चीज़ होती है, समझ रहे हैं। तो एन इंजरी टू द छिप्रमर्म लीड्स टू आक्षेप, क्लोनिक स्पाज्म और द कन्वल्जन्स एंड अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। तो इसको पढ़ें ज़रा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आप अपने आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ सकेंगे। तो हेमाटोमा भी फार्म हो सकता है और ब्लीडिंग भी हो सकती है। हेमाटोमा उसे कहते हैं जैसे वह ब्लड कलेक्ट हो गया है, निकला नहीं, और लेके निकल गया तो हेमरेज हो गया। तो दोनों बातें हो सकती हैं, सीवियर ब्लीडिंग भी हो सकती है, हेमाटोमा भी हो सकता है। कालांतर प्राणहर मर्म का स्वभाव क्या है? तो कालांतर प्राणहराणी सौम्य अग्नि यानी, तो वो सौम्य और अग्नि महाभूत की वहाँ पर अधिकता होती है। तो यह सबका वो भी बताया जाता है कि कौन किससे होता है। तो अग्नि गुणेश्वासु क्षीणेशु क्रमेण चा सोम गुणेशु कालांतरेण क्षप्यंती। तो दोनों का यहाँ लॉस होता है और उसकी वजह से चल के डेथ हो जाती है। तो ये सुश्रुत शारीर का श्लोक है, पढ़ें। ठीक, बढ़े आगे, क्यों भाई? तो वहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे थे, और यहाँ पे है द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स आर कंबाइंड टेंडन ऑफ द एडक्टर हॉलिसिस एंड फ्लेक्सर हॉलिसिस ब्रेविस। तो ये भी एक एक्स्ट्रा आ गया है यहाँ पे ब्रेविस में, है ना, ये एक ही बी रहेगा यहाँ। लेटरल पोर्शन, दिस टेंडन इज इंसर्टेड इनटू द लेटरल साइड ऑफ द ग्रेट टो। एक तो ये चीज़ होती है। दूसरा है ट्रांसवर्स मेटाटार्सल लिगामेंट। तीसरा है बाइफर्केशन ऑफ द फर्स्ट डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी। तो ये जो इंग्लिश वाला जो स्लाइड है, क्योंकि हिंदी वाली स्लाइड हमने जो बहुत सी जगह हमारे लेक्चर होते हैं जो सामान्य जो डॉक्टर नहीं हैं वहाँ पे देने के लिए, तो वो हिंदी वाली स्लाइड हमने उनके लिए बना रखी है। तो उससे प्रेजेंट कर देते हैं, तो वो एलाइड वालों को दिखाने के लिए, और ये मेडिकल वालों के लिए है जो अब स्लाइड आ रही है। तो दिस इज़ द, मतलब ये प्रेजेंटेशन का अंतर है, और दोनों अंतरों को समझिए। तो दिस इज़ द टीचिंग मेथडोलॉजी। किस लेवल के स्टूडेंट हैं आपके, उस हिसाब की आपकी टीचिंग होगी, तब उनके कुछ पल्ले पड़ेगा। और हाई फाई टीचिंग कर दें तो उनके सर के ऊपर से निकल जाएगा, एक भी अक्षर ना समझ पाएंगे। तो कुछ अक्षर ज्ञान करा दें, तो वो शुरू वाली स्लाइडें बनी हुई हैं, समझ रहे हैं। द लेटरल डॉर्सल आर्टरी, ब्रांच ऑफ द डॉर्सेलिस पेडिस anastomosing with the lateral plantar artery laterally, with the arcuate artery in front, with the anterior lateral malleolar artery and the terminal part of the peroneal artery above। ये एमडी वाले समझ लें, पीएचडी वाले इस स्तर के जवाब वहाँ लिखे जाते हैं। वो बीएमएस वाला या पहली वाली स्लाइड जैसा आंसर नहीं लिखा जाता है। किस स्तर में वो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन वही रहता है, वो वही बीएमएस पे, वही एमडी पे, वही पीएचडी पे, लेकिन उसका आंसर का स्टैंडर्ड बदलता है। और हम लोग यहाँ क्योंकि हम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, तो बीएमएस में ये स्टैंडर्ड रहता है। तो फिफ्थ पॉइंट है बाइफर्केशन ऑफ द फर्स्ट कॉमन डिजिटल नर्व, ब्रांच ऑफ द मीडियल प्लंटर नर्व विच सप्लाइज अ ट्विग टू द फर्स्ट लिम्ब्रिकल मसल। और सिक्स्थ है bifurcation of the medial terminal branch of the deep peroneal nerve which supplies a twig
to the first dorsal interosseous muscle. Above are the contents of the Kshipromarm according to Professor J.N. Misra, R.R. Pathak, V.S. Patil and Dr. Ghanekar. ये रेफरेंसेस दिए हमने कि कौन किन के बेस पे ये स्टेटमेंट हम दे रहे हैं। तो J.N. मिश्रा हमारे गाइड रहे हैं एमडी के, उनकी बुक है मर्म पे, तो बेस्ट बुक है वो, रेफरेंस बुक की तरह है, थोड़ी मोटी है, हर मर्म के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है। ये तो हमने बहुत 1-1.5 पेज का है, तो उन्होंने हर मर्म को 8-8, 10-10 पेज में लिखा है, समझ रहे हैं। उसको हम यहाँ समराइज्ड वे में प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि उतना बड़ा क्लास चल नहीं पाएगा, समय की और उसकी रफ्तार। तो जो आप लोग उस किताब को पढ़ें। In this space, two important anatomical structures are seen. Number first in dorsal metatarsal artery, second a branch of the deep peroneal nerve going to big toe, जो शुरू में भी मैंने बताई थी। पढ़िए इसको। और जो ये थॉट है टिटनेस का और वेसिलस का, ये प्रोफेसर J.N. मिश्रा का ही है, फर्स्ट टाइम जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, मतलब वो रिलेशन उससे पहले नहीं। तो इसमें लिखा है कि जब इंजरी होती है तो रप्चर होता है या लेसरेशन होता है। लेसरेट, रप्चर में पूरा फट गया और वो थोड़ा सा घिसावट, समझ रहे हैं। तो उसके अलग अलग स्तर है। तो ये वुंड जो होते हैं वो आगे की क्लास में आप पढ़ेंगे कितने टाइप के होते हैं, समझ रहे हैं। तो वो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है ना। तो मसल्स, लिगामेंट, ब्लड वेसल्स, नर्व, ये रप्चर हो सकती हैं या लेसरेट हो सकती हैं, फिर उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, फिर सेलुलाइटिस होगी। तो सेलुलाइटिस मीन्स सेल के ऊपर इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन। आइटिस जहाँ भी लगता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन, समझ रहे हैं। एंड पस फॉर्मेशन, पस फॉर्मेशन हो गया तो सेप्टिक की तरफ बढ़ गया, है ना। If not managed appropriately soon after injury, occasionally the tetanus-like disease resulting after injury also endangers life. तो अगर वहाँ पे इन्फेक्शन भी आ गया साथ में, टिटनेस का वैसे आ गया तो टिटनेस करा देगा और इंजेक्शन लगा नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि ज़रा भी इंजरी हो तो 24 घंटे के अंदर टिटनेस का इंजेक्शन लगवा के सेफ कर लो अपने को। तो रिसर्च आगे बढ़ी ना, उस टाइम टिटनेस का इंजेक्शन नहीं था, उसका इतनी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं था, तो उसको मर्म में रखा। आज जो है, आज ऑपरेशन भी होता है कोई भी छोटा भी, तो उससे पहले 1 दिन पहले इंजेक्शन लगा देते हैं टिटनेस का, या तुरंत पहले इंजेक्शन लगा देंगे फिर आगे काम करेंगे। और जबकि सभी कुछ स्टरलाइज्ड होता है, हर एक चीज़ स्टरलाइज्ड है, और तब भी लगाते हैं। इन्फेक्शन के चांस नहीं है, लेकिन हो गया तो, या बाहर कहीं से इन्फेक्शन ले लिया तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा करते हैं। तो अगस्त्य स्कूल है ये साउथ का, तो उसके हिसाब से ये जो है कलकावली नाम से इसको जाना जाता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम हो जाते हैं, तो वो चीज़ बताई। तो ये कंक्लूज़न हुआ, जैसे समरी में बता देते हैं। और बाकी ये जितनी चीज़ें हैं अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आशुतोष पाठक जी राइटर है, हम एडिटर हैं उसमें। तो फर्स्ट इंटर मेटाटार्सल स्पेस एंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हियर कैन बी कोरिलेटेड विद क्षिप्रमर्म ऑफ लॉलेम। तो ये सब मैटर आपको उसमें मिलेगा, समराइज क्षिप्रमर्म चिकित्सा के संदर्भ में है। तो हार्ट लंग एपरेटस, हार्ट की डिसीज़, लंग की डिसीज़, उसमें एक तो हेल्पफुल है। अवलंबक कफ को भी ये हेल्पफुल है, समझ रहे हैं। और इसके साथ में जो ऑयल यूज़ करते हैं, तो वचा या महानारायण ऑयल, इनको यूज़ करते हैं। मस्टर्ड ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये अमृता मतलब कि गिलोय, तो कौन कौन से ऑयल यूज़ कर सकते हैं। एरोमेटिक ऑयल लोग यूज़ करते हैं। तो जैसा चिकित्सक समझेगा डिसीज़ के हिसाब से उसका एप्लीकेशन कराएगा, समझ रहे हैं।
तो उसके हेल्प से मसाज करते हैं। ये डिसीज़ेस के नाम हैं। तो उसमें जो एक्यूपेंचर वाले करते हैं, समझ रहे, सूच वेद का मतलब ये है, इसी पॉइंट के ऊपर एक्यूपेंचर वाले चिकित्सा करते हैं। तो इसलिए लिखा है कि सूच वेद एक्यूपेंचर, जो चाइनाज़ वालों ने मर्म से ही साइंस को कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ 107 उनके 360 पॉइंट। तो साइंस को उन्होंने रिसर्च को आगे बढ़ाया और 107 के उन्होंने 360 कर लिए, और भी इम्पॉर्टेंट बॉडी की जगह शामिल की उसमें उन्होंने। तो वो किस किस डिसीज़ में वो लोग यूज़ करते हैं, वो बात यहाँ पे लिखी। अब ये जो हमने डॉक्टर वर्षा के बैच में कराए, तो इनके में मर्म का कराया, उसके बाद हमने सिरा धमनी का कराया, स्रोतस का कराया। अलग अलग ईयर में हम टारगेट लेके कराते हैं। तो 6 बॉडी 8 बॉडी ऐसे हमेशा रही। तो ये उस टाइम का छिप्रमर्म का डिसेक्शन अपने स्टूडेंट्स का है, जिसको सुपरवाइज हमने किया है। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, छिप्रमर्म कहाँ पे है, क्या है। तो ये तो मैंने अभी उस एनाटमी में पढ़ाया भी था, सरफेस हेयर मार्किंग में, और देख लीजिए थोड़ा बहुत अगर अंतर हो, पढ़ें। इन लोअर लिम्स प्लेस योर टिप ऑफ द राइट इंडेक्स फिंगर on first intermetatarsal space on plantar surface, and right thumb tip of first intermetatarsal space and dorsal surface over the tip of the web formed between the first and second metatarsal space of the foot, and slowly and simultaneously start pressing and moving at different levels from distal most to the upwards. तो डिस्टल सबसे नीचे का पार्ट कहलाता है, वहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे। बात वही है जो पहले हम बता चुके हैं। रीच द एपेक्स ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द वेब स्लाइटली टुवर्ड्स द लेटरल पार्ट। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टुवर्ड्स द लेटरल पार्ट ऑफ द ग्रेट टो। उसी में ट्रायंगल में थोड़ा सा उस साइड में प्रेस करना है, बीचों बीच में नहीं करना है, ग्रेट टो के साइड पे। तो you will feel the most tender spot almost near the apex of the web, which will be the area of the छिप्रमर्म। तो जब उससे चिकित्सा करने चल रहे हैं तो पहले लोकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो है कहाँ। थैंक यू।